मैंने कल आपको बताया था नेपाल प्लेन क्रैश के बारे में। एक बहुत ही दिल को कचोट देने वाली कहानी वहाँ से निकलकर सामने आई है। इस प्लेन को जोड़ा रहे थे पायलट केसी, साथ में एक को पायलट थी जिनका नाम अंजू। अंजू की कहानी अपने आप में बेहद दहला देने वाली कहानी है, बल्कि इस कहानी में ये भी पता चलता है कि इंसान प्यार के लिए क्या कुछ कर सकता है। अंजू के पति का नाम दीपक था। दीपक पहले नेपाल के जो आर्मी के चॉपर थे उसको उड़ाया करते थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर नेपाल के यति एयरलाइंस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यति एयरलाइंस के पायलट बन गए और वो प्लेन उड़ाया करते थे। और अंजू तब हाउसवाइफ थी। 2006 में ऐसी एक प्लेन, पैसेंजर प्लेन को लेकर वो उड़ रहे थे और बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब थे। वो दूसरा एयरपोर्ट था नेपाल में ही और जस्ट लैंड करने वाले थे, लेकिन ठीक लैंडिंग से पहले प्लेन क्रैश कर गया और पायलट दीपक की उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। मौत के बाद एयरलाइंस कंपनी की तरफ से कुछ पैसे मुआवजे मिले। अंजू ने उस पैसे से अब एविएशन की पढ़ाई की, वो पायलट बनी क्योंकि वो अपने पति से बेहद इंस्पायर्ड थी और बहुत प्यार करती थी। तो उसे लगा, उसके घर वालों ने ये भी कहा तुम इंडिया चली जाओ, पढ़ो लिखो, वहाँ कुछ और करो, ध्यान थोड़ा सा अलग होगा। उसने कहा नहीं, मैं भी पायलट बनूंगी। और पति के मौत के बाद जो मुआवजे की रकम मिली उससे उसने पायलट की पढ़ाई की, फिर उसने क्वालिफाई किया, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला और नसीब देखे कि फिर उसी यति एयरलाइंस में उसने नौकरी ज्वाइन की जिसमें कभी उसका हस्बैंड दीपक था। और उसके बाद करीब 19 या 29,000 घंटे की अब तक उड़ान भर चुकी थी और अब शायद कुछ वक्त के बाद ही उसे फुल फ्लेज पायलट बनकर प्लेन को उड़ाने का मौका मिलता। अभी तक वो को पायलट थी और शायद अगले कुछ महीने में ही वो फुल फ्लेज पायलट होती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि 2006 में, यानी कि करीब अब से 19 साल पहले, ठीक लैंडिंग से कुछ देर पहले प्लेन क्रैश में पति की मौत हुई। और अब जब वो पति की याद में, पति की मोहब्बत में वो पायलट बनी और फुल फ्लेज पायलट बनने वाली थी को पायलट से, ठीक लैंडिंग से एंड पहले एयरपोर्ट के करीब रनवे से 24 किलोमीटर दूर वही यति एयरलाइंस, जिस यति एयरलाइंस में पति की दुर्घटना में मौत हुई थी, को पायलट अंजू की भी मौत हो गई। तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जिस पति की मोहब्बत में उसने खुद को कहा कि नहीं मैं भी पायलट बनूंगी ताकि उसकी यादों को समेट कर रख सकूं, और 19 साल बाद पति की मौत के पत्नी की मौत भी वैसी ही होती है। कई बार ऐसी कहानियां दिल को झकझोर देती हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया में परफेक्ट क्राइम, परफेक्ट मर्डर, परफेक्ट चोरी, परफेक्ट रॉबरी हुई है क्या? बहुत सारी हुई है, क्योंकि जो जब तक सुलझ न जाए समझ लीजिए वो परफेक्ट क्राइम है। आज ऐसी एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की कहानी है। एक ऐसी बैंक रॉबरी जो उस जमाने में, उस वक्त अमेरिका में उससे बड़ी बैंक रॉबरी नहीं हुई थी। एक ऐसी बैंक रॉबरी जिसको ढूंढने के लिए लुटेरों की तलाश में एक पुलिस अफसर बरसों केस पे लगा रहा, आखिर तक कामयाब नहीं हुआ, फिर उसकी मौत हो गई। एक ऐसी परफेक्ट बैंक रॉबरी जिसमें नाम चेहरा सब पता था लेकिन वो कहीं मिला नहीं। एक ऐसी परफेक्ट बैंक रॉबरी जिसको जिसने अंजाम दिया वो उसूल का इतना पक्का था, उसे मालूम था कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, बट उसने पूरी स्टडी की थी कि मैं गिरफ्तार कैसे नहीं हो सकता हूँ, और उसने उस पर पूरी ईमानदारी से पालन किया। बैंक रॉबरी के बाद अगले 52 सालों तक अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, उसने हर एक से दूरी बनाकर रखी। वो किसी से नहीं मिला क्योंकि उनके जरिए पुलिस उस तक पहुंचती, और आखिर तक पुलिस इस बैंक रॉबरी के केस को सुलझाने की कोशिश करती रही। लेकिन उस लुटेरे ने जब तक चाहा पुलिस कामयाब नहीं हुई, और फिर जब उसकी मर्जी हुई तब उसने इस बैंक रॉबरी की कहानी खोली। कहानी अमेरिका की है
और ये कहानी उस वक्त की है, 1969, जुलाई का महीना था और अमेरिका के एक शहर क्लीवलैंड, यहाँ पे ये कहानी जन्म लेती है। इत्तेफाक से 1969 जुलाई का महीना वो महीना था जिसने इस दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। वो क्रांति इस तरह से आई थी कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हम सब जानते हैं, चांद पे कदम रखने वाला पहला शख्स, और उनके जो साथ थे एडविन बज़ एल्ड्रिन जूनियर। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 और चांद पर इंसान का कदम रखना, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर थी और पूरी दुनिया में इसी के चर्चे हो रहे थे। रूस पीछे रह गया था क्योंकि रूस पहले चाहता था चांद पर इंसान को भेजें। इससे पहले बाकी बिना इंसान के तो कई गए वहाँ पे, लेकिन इंसान ने पहली बार कदम रखा जुलाई 1969 में, 20 जुलाई, वो भी रात के, अगर उससे कहें तो 20 बजकर या 8:17 पर, बल्कि 8:17 39 सेकंड हो रहे थे जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। तो पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था और हर जगह अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पर इंसान के पहुंचने की खबर चल रही थी। और उसी खबर के बीच में चुपचाप से एक और खबर आती है और चांद पे पहुंचने की खबर इतनी बड़ी थी कि यह खबर दब जाती है। हालांकि अमेरिका के इतिहास में उस वक्त बहुत बड़ी खबर होती अगर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस वक्त चांद पे उसी हफ्ते न पहुंचे होते। खबर थी अमेरिका के एक बैंक की रॉबरी की, क्लीवलैंड। यहाँ पे एक बैंक, और इस बैंक का नाम तो ये ओहियो में है, सोसाइटी नेशनल बैंक, ओहायो सोसाइटी नेशनल बैंक इसका नाम था। इस बैंक में एक 20 साल का नौजवान काम करता था खजांची के तौर पर, टेलर के तौर पर। उसका नाम था टेड कॉर्नॉट। टेड ने जस्ट पिछले महीने यानी कि जून 69 में अपना 20वां बर्थडे मनाया था। बैंक में एक टेलर के तौर पर काम कर रहा था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, बचपन से स्कूल कॉलेज सबसे, और उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। 1968 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था द थॉमस क्राउन अफेयर। ये फिल्म एक बैंक रॉबरी के ऊपर बेस्ड थी और उसमें दिखाया गया था कि कैसे बैंक रॉबरी होती है और रॉबरी के बाद कैसे पुलिस को चकमा देते हैं रॉबर्स और कैसे अपने आप को छुपाते हैं। ये फिल्म कई बार देखी थी टेड ने। इस फिल्म का उसके ऊपर बड़ा असर हुआ क्योंकि वो भी एक बैंक में काम करता था, खजांची था बैंक का, पैसों के लेन देन। करीब 10 बार उसने ये फिल्म देखी होगी। इसी के बाद जुलाई 1969 का महीना आता है और मन ही मन वो तय कर लेता है इस फिल्म को देखकर कि वो अपने ही बैंक में डाका डालेगा। लेकिन इस फिल्म से ही इंस्पायर होकर उसने कई चीज़ें की, बहुत उसने रैकी की, हर एंगल से सोचा। जैसे मनी हाइस्ट आपने देखी होगी कि पकड़े जाएं तो ये करना, बच जाएं तो ये करना, क्राइम के बाद ये करना है। तो उसने इस फिल्म को देखने के बाद हर पहलू से पहले सोचना शुरू किया और पहला उसूल उसका ये था कि इस पूरी साजिश में वो अकेला होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो तो राज खुलने का डर हमेशा बना रहता है। तो उसने अकेले इस साजिश को रची और इसके ऊपर सारी चीज़ों पर प्लान करना शुरू किया। न सिर्फ ये कि कैसे बैंक लूटना है, बल्कि ये भी कि लूटने के बाद उसे क्या क्या करना है। जुलाई 1969 को आखिरकार एक दिन, एक शाम को वो बैंक से निकलता है। खाकी रंग के बड़े बड़े एनवेलप थे बैंक के। वो एनवेलप लेकर वो बैंक से बाहर आता है। फ्राइडे का दिन था उस दिन, सैटरडे और संडे बैंक बंद होता है। तो बैंक जैसे ही बंद होने वाला था, वो बड़े बड़े एनवेलप, और इससे कुछ दिन पहले से वो लगातार कुछ एनवेलप लेकर निकल रहा था बैंक से। तो 1-2 बार जो गार्ड और सिक्योरिटी होते हैं तो उन्होंने एनवेलप के बारे में पूछा भी, देखा भी, तो उसमें कुछ अखबार, कुछ पेपर्स, वेस्ट पेपर ये होते थे। तो उन्हें पता था कि ये वेस्ट पेपर ले जाता है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, नौजवान है। कुछ बुक्स होते थे वो ले जाता था पुराने। तो लगातार कुछ खाकी रंग के लिफाफे लेकर जाया करता था। फ्राइडे जुलाई 1969 की ऐसी एक तारीख पर भी वो ऐसे ही बड़े बड़े लिफाफे लेकर बैंक से निकला, घर पहुंचा। शाम को बैंक बंद, सैटरडे संडे बंद, मंडे सुबह बैंक खुला। बैंक के मैनेजर ने जब वॉल्ट में जाकर, जहाँ सारे पैसे होते हैं,
शुरू किया कि अब लोग आएंगे कस्टमर। तो मैनेजर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पैसे थे नहीं तिजोरी में, खाली थे। कुल मिलाकर उस वक्त उस दौर में उस बैंक में, बाकी मंडे को आने थे, $2,15,000 रखे हुए थे, $2,15,000। अगर आज के दौर में उसकी कीमत उस डॉलर की गिने तो $1.6 मिलियन। पैसे गायब। बैंक के मैनेजर ने फौरन अलार्म बजाया, पुलिस को खबर दी गई। अब ये हुआ कि फ्राइडे को ये गायब हुआ है, सैटरडे संडे बैंक बंद। पता चला सैटरडे संडे को कोई आया भी नहीं बैंक में कि किसी ने सेंध मारी हो। फिर तो यह कि जो भी हुआ फ्राइडे की शाम को ही हुआ है और बैंक जब तक खुला उसी वक्त हुआ है। तो अब ये भी है कि किसी अंदर के आदमी का हाथ होगा। अब सारे बैंक स्टाफ को एक एक करके बुलाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूरा का पूरा बैंक स्टाफ बैंक के अंदर मौजूद था सिवाय एक के, और वो था टेड कॉर्नॉट, 20 साल का नौजवान। वो गायब और बिना बताए हुए, और वो इससे पहले कभी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं होता था। बैंक मैनेजर बाकी लोग उसके घर पहुंचे, वहीं जहाँ पे उसने किराए पर ले रखा था, वहाँ ताला लगा हुआ था। अब वो अगले दिन भी नहीं आया। 2-3 दिन जब बीत गए तो फिर पुलिस को भी पूरा शक जो है यकीन में बदल गया कि इस बैंक रॉबरी के पीछे टेड कॉर्नॉट का हाथ है, क्योंकि वो खजांची था, उसकी पहुंच वहाँ तक थी, और बिना खून खराबे के करीब $2,15,000 लूट लिए गए थे। और फिर कड़ियाँ जोड़ी गई तो पता चला कि हाँ, जो विटनेस गार्ड ने बताया कि वो बड़े बड़े लिफाफे थे खाकी रंग के, बैंक के ही, और वो कुछ दिनों पहले से इस तरह के लिफाफे लेकर जाता था। तो जुड़ गया कि वो एक प्लान बना रहा था। अब खैर इसके ऊपर एक टीम लगाई गई। अब टीम इधर ढूंढ रही है टेड गायब। एक खास अफसर जिनका नाम एलियट था, उनको ये काम दिया गया। वो मार्शल थे कि तुम इस केस को सॉल्व करो। अब हर जगह उसके फैमिली वाले, उसके दोस्त, उसके स्कूल कॉलेज के दोस्त, हर एक तक पुलिस की पहुंच बनी, लेकिन पता चला कि टेड ने किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया। इधर टेड इस बैंक चोरी के बाद वहाँ से निकलता है, और निकलने के बाद इस शहर को छोड़ देता है। इस शहर को छोड़ने के बाद वो सबसे पहले पहुँचता है वहाँ से वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जाने के बाद फिर वहाँ से जाता है लॉस एंजलिस। फिर वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेटर लिखता है अलग अलग शहरों से। लेटर लिखा तो फिर वो शहर छोड़ देता, फिर दूसरे शहर छोड़ देता है। इसके बाद एक लेटर जो है वो ये लिखता है, और उसमें इस तरीके से था, उसने कुछ जानकारी मांगी कि शायद उसे गलत जानकारी थी कि स्टैचू ऑफ जो लिमिटेशन एक्सपायर्ड होता है, मतलब किसी एक गुनाह के लिए, जैसे कई जगह पे 20 साल तक अगर मुजरिम नहीं पकड़ा है तो फिर उसकी गुनाह को माफ़ी मिल जाती है। तो उसे ये था कि अमेरिका में 7 साल ही है, 7 साल के बाद अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर उस पर वो जुर्म नहीं चलेगा, मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि नहीं, ये वो 7 साल वाला चीज़ बदल गई यहाँ पे, वरना वो सोच रहा था कि सामने आ जाए। जैसे ही पता चला फिर वो गायब। अब वो गायब, इधर पुलिस ढूंढ रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, दिन महीने में बदले, महीने साल में। 1969 को ये हादसा हुआ था, ये डकैती हुई थी। उसके बाद 70, 71, 72, 75 कोई सुराग नहीं मिल रहा। करते करते लगभग 40-50 साल बीत गए, लेकिन न ये केस सुलझा, न टेड कॉर्नॉट जो है वो पुलिस के हाथ लगा। एलियट इस दौरान में उसके पीछे पड़े रहे। उन्होंने मिशन बना लिया, जो मार्शल थे इस केस के आईओ, कि उसे ढूंढ कर रहेंगे। उन्होंने लगभग पूरा अमेरिका छान मारा, हर स्टेट तक घुमाए। कई जगह से खबर मिलती, उसके जैसा एक चेहरा दिखाया, पर फ़ायदा नहीं होता। और आखिरकार 2020 में उनकी डेथ हो गई। बस एक सपना, एक ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई कि वो इस केस को सुलझा सके और उसको पकड़ सकते। मार्च 2020 में डेथ हो गई थी उनकी। इधर ये सारी चीज़ें होती रही, उधर अब टेड कहाँ गया? उसने शुरुआत में कुछ गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा, फिर उसके बाद उसे लगा कि 7 साल तो माफ़ी मिलेगी नहीं। अब उसने गर्लफ्रेंड को भी लेटर लिखना बंद कर दिया, अलग अलग शहरों से भी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक उसकी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। अब इस दौरान में उसने 1970 में, जनवरी का महीना था, वो एक शहर में पहुंचता है, और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ की जो अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी एक नंबर होता है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर पहुँचता है, और वहाँ जाकर एक नए नाम से
सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल कर लेता है। उम्र अपनी 2 साल बड़ा लिखा था जो उसका ओरिजिनल था। इस बैंक रॉबरी के ठीक 1 साल के बाद थोड़ा सा उसने अपना हुलिया बदल रखा था और नए नाम से जो वो नंबर लेता और उसने अपनी नई पहचान बना ली थी। अब वो टेड कॉर्नॉड नहीं था, बल्कि उसने अपना नाम रखा था थॉमस रैंडल। थॉमस रैंडल के नाम पर उसकी नई सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गई, जिसके ज़रिए अब वो लोन ले सकता था, बैंक में खाता खोल सकता था, मतलब अब वो सब कुछ कर सकता था। ये हो गया उसका। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर 1980 में 69 में ये सब कुछ हुआ था। करीब 11 साल बाद इसने शादी की एक लेडी से जिसको ये पहले नहीं जानता था। हुआ ये कि जाने के बाद अब इसने एक गोल्फ के ग्राउंड पे एक नौकरी करनी शुरू कर दी। तो वहाँ असिस्टेंट गोल्फर के तौर पर ये काम करता था। फिर धीरे धीरे इसने जब नौकरी की तो गोल्फ का शौक था, गोल्फ भी खेलने लगा और अच्छा खासा गोल्फ खेलता था। कई छोटे मोटे टूर्नामेंट भी जीत लिए इसने। फिर गोल्फ के साथ साथ इसने जो कारों का कारोबार होता है, कार के डीलर के तौर पर, उसने वो भी नौकरी कर ली और इसकी ज़िंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही है। थोड़ा सा हुलिया बदला और नाम पूरा बदल चुका है, लेकिन एकदम मामूली और साधारण ज़िंदगी गुजार रहा है। पैसे करोड़ों रुपए हैं इसके पास, लेकिन इसने कभी ये जाहिर ही नहीं किया कि उसके पास इतने पैसे हैं। एक आम इलाके में एक आम सा घर लेकर अपनी बीवी के साथ रहता और ये इस तरह से नौकरी करता। जो इसने उस फिल्म के ज़रिए सीखा था वो यही था कि डकैती या बैंक लूटना उतना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि लूटने के बाद उस चीज़ को पचाना और ख़ुद को बचाना वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। और एक गलती से वो सारा भेद खुल सकता है। उसने उन सारे पैसों के रहने के बावजूद आलीशान ज़िंदगी नहीं जी। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करता रहा, लेकिन एक आम आदमी बनकर रहा, एक आम हस्बैंड बनकर रहा। फिर उसकी 2 बेटियां हुई और ये सब कुछ ज़िंदगी में चलता रहा। और उसकी बीवी को, उसकी बेटियों को उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये तक पता नहीं कि इसका असली नाम टेड कॉर्नॉड है। वो उसे थॉमस रैंडल के नाम से ही जानते थे। ये सारी चीज़ें चलती रही। करीब 52 साल गुजर गए। 2021 नवंबर आ गया। 2021 नवंबर में जब इसकी उम्र करीब 72 साल थी टेड की, तो इसे लंग कैंसर हो गया। और अभी इसको लोग, तमाम लोग हमेशा एक निहायत शरीफ इंसान मानते थे। बल्कि जिस गोल्फ कोर्स में ये काम करता था, वहाँ पे असिस्टेंट उसके खेलता था, वहाँ एक FBI के एजेंट आते थे और उनके साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और वो भी इसे जानते थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये एक अमेरिका के इतिहास की एक बड़ी बैंक रॉबरी का यही इकलौता गुनहगार है। तो ये सब कुछ चलता रहा। 52 साल बीत गए। इन 52 सालों में उस केस को सुलझा नहीं पाया कोई। अब 72 साल की उम्र हो गई टेड की। डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, बीवी और बेटी पास में। डॉक्टरों ने एक समय दे दिया है कि बस इतने दिन है, वो समय करीब आता है और अब ये है कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है। लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था कि जब बिल्कुल मौत के दहाने पर पहुंचेगा तब वो कुछ बोलेगा। और आखिरकार वो घड़ी आ गई। नवंबर 2021 में वो अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरा नाम थॉमस रैंडल नहीं है, मेरा नाम टेड कॉर्नॉड है और मैं पहले एक बैंक में काम करता था और फिर उसी बैंक से मैंने अराउंड $2,15,000 लूटा था। और उसके बाद फिर मैं इधर उधर शहर शहर भटकता रहा और अब मैं यहाँ हूँ। तुमसे शादी की, तुम्हें भी अपना सच नहीं बताया, अपनी बेटियों को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को नहीं बताया, मेरे 3 भाई हैं उनको नहीं बताया। तो किसी को मेरा सच नहीं मालूम। और उस वजह से कि अगर मेरा सच आम हो जाता तो फिर पुलिस मुझे पकड़ लेती। ये कहने के बाद टेड की मौत हो गई। मौत होने के बाद बीवी खामोश थी अब कि क्या बताए, किसको बताए। ज़माने को भी अभी तक कुछ खबर नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि ये गोल्फ खेलता था और गोल्फ कोर्स में काम किया, नेचर का बहुत अच्छा, हर इंसान मानते थे थॉमस रैंडल को एक बेहतरीन इंसान। तो जब थॉमस की मौत की खबर आई तो उसकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई और उस श्रद्धांजलि सभा को रखने के लिए अखबार में जैसे होता है ना, उठावला और ये सारी चीज़ें, ठीक, ऐड छपा। उस ऐड में बस गलती ये हुई कि फैमिली की तरफ से थॉमस रैंडल की करीब
40-45 साल पुरानी एक तस्वीर अखबार में दे दी गई। अब वो एक श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर है, नाम है थॉमस रैंडल, अखबार में छप गया। उधर अखबार में छपा, इधर जो पुलिस की टीम अब तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी, और हर हफ्ते इसकी रिव्यू मीटिंग भी होती थी अनसॉल्व केसेस की, उनमें से उस जमाने के एक सीनियर पुलिस अफसर एलियट की तो डेथ हो गई थी। उनकी नज़र इस ऐड पर पड़ी और उन्हें लगा कि ये तस्वीर कहीं देखी है, तो अपने रिकॉर्ड से, डेटा से निकाला कि ये तस्वीर कहाँ देखी है, और जब निकाला तो ये मैच कर गया टेड कॉर्नॉट से कि वो शख्स है जिसने 1969 जुलाई में एक बैंक लूटा था। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है घर पर। वहाँ जाने के बाद फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैच करती हैं। फिर उसके फैमिली को खबर की जाती है। माँ जो है वो ज़िंदा नहीं थी, लेकिन भाई लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि उन सब ने मान लिया था कि टेड की मौत हो गई और इसीलिए वो अपने परिवार से दूर है। 52 साल हो गए, कोई रिश्ता नहीं रखा उसने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, उसने 52 साल वो ज़िंदा रहा और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी, तो वो खुश होते हैं। तो खैर, इस तरीके से एक श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर के ज़रिए फिर पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। जब पुलिस पहुँचती है, थॉमस रैंडल की वाइफ बताती है कि मरने से पहले उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया था। लेकिन वो पैसे कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम, न मिला। फिर अमेरिकी पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि 1969 के उस बैंक रॉबरी के केस को हमने सुलझा लिया। उसको लेकर ट्वीट भी किया गया जिस पे बड़े सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आपने क्या सुलझाया। उस मरते हुए शख्स ने खुद ही ये कबूल किया। अगर वो कबूल ना करता तो आपको पता भी ना चलता। तो आखिरकार 52 साल तक जो एक राज था, शायद वो कभी ना खुलता अगर मरने वाले ने खुद ना बोला होता। तो टेड ने मौत से पहले ये सच बताया और तब ये ज़माने के सामने आया, तो कायदे से इसे कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बैंक रॉबरी थी, क्योंकि जिसने रॉबरी की उसका जब मन किया तभी उसने ये राज उगला, और ऐसे वक्त में उगला कि उसके बाद कानून, पुलिस भी कोई उसका कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद अब मरने जा रहा था। तो मौत हो गई, लेकिन 52 साल में इसके बाद ये केस अब हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। लेकिन वो पैसे कहाँ गए, उसका इस्तेमाल कैसे किया टेड ने, किन किन लोगों पे खर्चा किया, ये आज भी एक राज है। और उनमें से एक भी पाई पुलिस ने बरामद नहीं किया, क्योंकि बाकी जब चीज़ें देखी गई तो एक नॉर्मल लाइफ जीता था। उसकी बीवी बेटी ने वहाँ पे जो है लोन ले रखे थे, तो इसके ज़रिए आप प्रॉपर्टी को भी सीज़ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें, कोई ऐसा सबूत मिला नहीं और आखिरकार पुलिस को केस क्लोज करना पड़ा। लेकिन इसके साथ कि ये पैसे जो है, उसका सोर्स, उसका खर्च कहाँ हुआ, पुलिस को नहीं मालूम। तो ये थी एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की कहानी। अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज अनिका का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनिका। और ये आशुतोष और प्रियंका जी की बेटियां हैं, एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आशुतोष भाई। साथ ही अनन्या, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनन्या। और ये पूजा और कस्तूरी इन्होंने भेजा है। साथ ही प्रभात श्रीवास्तव, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रभात, थैंक यू सो मच आपके स्माइल और प्यार के लिए भी। रुचिका दवे